हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या भारती आदर्श पब्लिक स्कूल बिग्गा में। आज हम एक नए विषय के बारे में बात करेंगे। आज का नया विषय है गणित, और गणित विषय में अपन बात करेंगे आज वृत्त के बारे में, जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को वृत्त की जानकारी नहीं है या वृत्त की जो सामान्य जानकारियां हैं, बेसिक नॉलेज जिसको कहते हैं, वो नहीं है, तो उनको अच्छे से समझेंगे। और आज हम वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, और इस वीडियो में जितना होता है उतना हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वृत्त की परिभाषा क्या होती है, और बाकी जो वृत्त के जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, या अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है जो आप सबके लिए ज़रूरी होती है बेसिक रूप से, उनके बारे में अपन आज जानेंगे। तो आइए इस वृत्त के बारे में अपन जानकारी करते हैं। तो ये वृत्त जो है वो इस ज्योमेट्री का या ज्यामिति जिसको कहते हैं उसका महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको अपन कहते हैं वो है, और जिसको दूसरी भाषा में अगर कहें तो रेखागणित भी है। हिंदी में इसको रेखागणित भी कह सकते हैं, तो क्योंकि रेखाओं से मिलकर के बनता है इसलिए इसका नाम रेखागणित है। तो सबसे पहले आइए अपन बात करते हैं वृत्त की। वृत्त की बात करते हैं उससे पहले हम ये जानेंगे कि वृत्त की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। उस डेफिनेशन से अब हमें ये पता चल जाएगा कि वृत्त का निर्माण कैसे होता है, यानी वृत्त बनता कैसे है। तो आइए इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। देखो, वृत्त की आकृति से आप लोग सभी परिचित होंगे कि वृत्त की आकृति गोल होती है, लेकिन ये एक काल्पनिक आकृति है। ये किसी भी वस्तु को मतलब एक समतल जगह पर रख करके इस टाइप की आकृति बनाई जाती है, वो एक कल्पना से ही बनाई जाती है, इसलिए ये काल्पनिक आकृति है जिसको अपन ने वृत्त माना है, वृत्त कहा है। तो आइए अपन बात करते हैं इस वृत्त की और अधिक जानकारी के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना होगा वो होगा वृत्त, और वृत्त की डेफिनेशन के बारे में अपन जानेंगे कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। देखो, वृत्त की परिभाषा लिखते हैं पहले, वृत्त की परिभाषा, फिर इस परिभाषा को मैं आपके सामने क्लियर करके बताऊंगा। कि ये किस प्रकार से सर्कल बना है। तो किसी एक नियत बिंदु से निश्चित किसी एक नियत बिंदु से निश्चित किसी एक नियत, सॉरी मैंने बिंदु लिखा ही नहीं है, किसी एक नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर बने बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से इनको पढ़ेंगे। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जो वृत्त है वो कैसे बना है।
किसी एक नियत बिंदु, किसी एक नियत बिंदु से निश्चित, किसी एक नियत बिंदु मतलब एक निश्चित बिंदु जो अपने स्थान पर निर्धारित हो, अपने स्थान पर निर्धारित और निश्चित हो, नियत बिंदु से निश्चित दूरी पर, फिक्स दूरी पर, निश्चित दूरी पर बने बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है, या बिंदु पथ से वृत्त का निर्माण होता है। तो आइए हम इसके एक एक चीज के बारे में जानते हैं। देखो यहां तक ये चीज समझो, देखो किसी एक नियत बिंदु, किसी एक नियत बिंदु, यहां तक देखो। तो नियत बिंदु का मतलब इस वृत्त का ये जो केंद्र जिसको अपन कहते हैं, ये केंद्र होता है वृत्त का। जो एक नियत बिंदु होता है वो एक निर्धारित जगह पर होता है। अब इस नियत बिंदु से, इस नियत बिंदु से यहां तक जो दूरी होती है, इस यहां तक दूरी से फिर आगे एक वृत्त अपने को और बनाना पड़ेगा। देखो यहां बना लेते हैं अपन। ये एक बिंदु है आपका जिसको केंद्र बोलते हैं, और इस बिंदु से एक नियत दूरी, एक तो ये तो एक निश्चित नियत बिंदु हो गया, और इस नियत बिंदु से एक निश्चित दूरी, यहां से यहां तक ये निश्चित हो गई दूरी। निश्चित दूरी से जो बिंदु पथ बनेगा, ये इस तरह से जो बिंदु पथ बनेगा, इस टाइप से ये जो बिंदु पथ बनेगा, ये बिंदु पथ बनेगा नियत दूरी से, नियत दूरी से निश्चित दूरी से, निश्चित दूरी से और नियत बिंदु से ये जो बिंदु पथ बनेगा, इस बिंदु पथ पर लगातार अनगिनत बिंदुओं के बनने से, अनगिनत बिंदुओं के बनने से जो रेखा बनती है, अनगिनत बिंदुओं के बनने से जो रेखा बन जाती है या एक रास्ता बन जाता है, इस तरह से लगातार चलते रहेंगे ये अनगिनत बिंदु, तो इस पर एक रास्ता बन जाएगा, और इस रास्ते को कहते हैं आपका वृत्त। इस रास्ते को क्या कहते हैं? इस रास्ते से आपके एक वृत्त के वृत्त का आकार निर्मित हो जाता है, और इस आकार से अपन इसको परिधि बोलते हैं। इस आकार को क्या बोलते हैं? इस आकार को बोलते हैं परिधि। आकार को क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं। तो चलिए अब अपन धीरे धीरे इस चीज पर फिर से दोबारा डेफिनेशन को फिर से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। देखो किसी एक नियत बिंदु यानी आपका जो केंद्र है वो नियत बिंदु हो गया, और दूसरी निश्चित दूरी यानी केंद्र से यहां तक की जो दूरी है वो निश्चित दूरी हो गई। तो ये हो गई आपके निश्चित दूरी, यहां से लेकर के यहां तक निश्चित दूरी हो गई। तो ये आपकी निश्चित दूरी हो गई। पर बने बिंदु पथ, पर बने बिंदु पथ यानी ये जो छोटे बिंदु जो थे, यानी जो पथ था, जो रास्ता था बिंदुओं का, उस बिंदुओं के रास्ते से लगातार चलते रहने से इसमें एक रेखा बन गई, एक रास्ता तैयार हो गया, और इस रास्ते को ही अपन परिधि कहते हैं। और इसी परिधि से हमारे वृत्त का निर्माण हो जाता है। तो शुरुआत कहां से हुई? एक नियत बिंदु से हुई, नियत बिंदु के बाद में एक निश्चित दूरी से हुई, निश्चित दूरी के बाद में छोटे बिंदुओं से हुई, छोटे बिंदु यानी असंख्य बिंदु मिलकर के और एक रास्ता तैयार करते हैं, और रास्ता तैयार करता है तो वो एक पथ बन जाता है, और फिर वो उस वृत्त की आकृति को बना देता है, और वो आकृति आपका वृत्त का परिधि कहलाएगी। तो ये आपकी परिधि कहलाएगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, इंग्लिश में इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये आपके वृत्त हो गया, और ये आपके केंद्र हो गया, जो कि है आपका केंद्र। देखो ये आपका केंद्र लिखा हुआ है, और ये आपकी हो जाएगी परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। ये वृत्त की बाहर का चारों ओर का जो गोल घेरा होता है वृत्त का, वो उसकी परिधि कही जाती है। तो इस चित्र को भी मैं समझा रहा हूं, ये चित्र बार बार मिटाना नहीं पड़े, इसलिए मैं आप नीचे बनाया है हमने। अब देखिए, अब ये तीनों चीजें हो गई, ये आपकी परिधि हो गई, परिधि को आप समझ गए होंगे। ये परिधि होगी जिसको अपन पाई से डिफाइन करेंगे, वृत्त की परिधि को पाई से
बताएंगे, क्योंकि पाई जो होता है वो पाई का मान है आपके, पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास, जिसकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। उससे पहले मैंने ये पाई वाला बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। अब चलो अब बात करते हैं अपन इस परिधि की। ये होगी परिधि, ये हो गया आपका केंद्र, और ये जो केंद्र से इस बिंदु तक की जो दूरी होती है, एक नियत बिंदु मतलब इस ये जो परिधि है, इस परिधि तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसका नाम क्या है? इसका नाम है त्रिज्या। इसका नाम, यह जो बीच का जो यहां से यहां इस बिंदु से लेकर के और यहां बिंदु तक, बिंदु पथ तक है जो परिधि है, परिधि तक जो बिंदु है, इसकी जो बीच की दूरी है इसका नाम है त्रिज्या, जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब बात करते हैं अपन त्रिज्या के बाद में बात करते हैं व्यास की। तो ये ध्यान रखेंगे कि व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, और व्यास हमेशा केंद्र से गुजरकर होता है। यानी जो रेखा केंद्र से होकर के गुजरेगी वो ही व्यास कहलाएगी। तो ये इसको दुगना कर देंगे, किसको? त्रिज्या को। ये त्रिज्या है, आर से डिफाइन करेंगे त्रिज्या को, और ये आर है, इसको डबल कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा व्यास, जिसको व्यास जो होता है, इस व्यास को क्या बोलते हैं अपने? इस व्यास को त्रिज्या का दुगना बोलते हैं। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में इसका नाम है डायमीटर। शायद हमने नहीं लिखा है व्यास, 10 नंबर लिख देते हैं यहाँ। चलो, व्यास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ये डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। चलिए, अब ये तो हो गई आपके व्यास की बात हो गई, और परिधि की बात हो गई, और त्रिज्या की बात हो गई, जिसको रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। ये आर है तो आर का मतलब हो जाएगा रेडियस। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस। और ये जो परिधि है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपकी परिधि हो जाएगी। और ध्यान ये रखना है कि जो जीवा जो है वो सबसे बड़ी जीवा है, वो आपका होती है ये व्यास। व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है, वो ही जीवा होगी। और केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी वो आपका है वो व्यास नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो केंद्र से होकर के गुजरती है वो ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, जिसको अपन व्यास कह सकते हैं। लेकिन अन्य जो जीवाएं होती है जो केंद्र से होकर के नहीं गुजरती, वो जीवाएं होती है, व्यास नहीं होती। इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। तो ये जीवा के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये जो जीवाएं हैं, वैसे तो आपका व्यास जो है वो भी जीवा है, लेकिन व्यास को छोड़ करके अन्य जीवाएं होती है। तो जितनी जीवाएं केंद्र से दूर होगी उतनी ही छोटी होगी, ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। ये किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी ये देखो ये परिधि है, परिधि पर दो बिंदु है या बिंदु पथ है, बिंदु पथ को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसका नाम है जीवा। इसका नाम क्या है? जीवा। जिसको अपन, इस जीवा को अपन कॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सी है, कॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको। तो ये सबसे छोटी जीवा है। अब जो केंद्र से नजदीक होगी वो सबसे बड़ी जीवा होगी, और केंद्र से दूर होगी वो सबसे छोटी जीवा होगी। इस साइड भी ये जीवा है, इस तरह से ये जीवाएं कितनी भी हो सकती है, यानी वृत्त पर अनगिनत जीवाएं हो सकती है। तो ये तो हुई जीवा की बात। अब चलिए अपन देखो, इस पर और बना देता हूं। ये आपके हो गया,
ये तो हो गई आपकी त्रिज्या और ये हो गया आपके व्यास, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये हो गई आपके जीवा, ये आपके हो गई जीवा। ठीक है, जीवा को अपन क्या कहते हैं, जीवा को बोलते हैं कॉर्ड, यानी सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जीवाई जो होती है वो जितनी केंद्र से दूर होगी उतनी छोटी होगी, जितनी केंद्र से नजदीक होगी उतनी बड़ी होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बता दिया है कि केंद्र से होकर गुजरती है वो जीवा ही आपका व्यास होती है, बाकी जीवाई व्यास नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जीवा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन वृत्तखंड की, यानी वृत्त का जो खंड होता है, टुकड़ा होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा वृत्त जिसको दो भागों में बांटा जा सके या दो से अधिक भागों में बांटा जा सके, वो वृत्तखंड होता है। देखो, ये आपके वृत्त का चित्र है, ये आपके वृत्त का, इसको ठीक से बना देता हूं, ये आपके वृत्त का चित्र है। ये वृत्त का चित्र है और इसका केंद्र बिंदु आप जानती हैं, जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं। और केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो है आर। सीधे समझ ही गए होंगे। और आर का दुगना क्या होता है, आर का दुगना होता है व्यास, जिसको अपन डी से डिफाइन करेंगे, यानी डायमीटर होता है। और यहाँ जो होती है वो जीवाएं हैं, जीवाओं के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं अपन वृत्तखंड की, वृत्तखंड की, यानी वृत्त को दो भागों में बांटने वाला, ये दो भागों में बांटने वाला। तो चलिए अब अपन बात करते हैं वृत्तखंड। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये वो आपके हो गए दो वृत्तखंड, यानी दो टुकड़े हो गए। खंड का मतलब दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक ये नीचे वाला भाग हो गया। देखो यहाँ ये इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको ओ से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऊपर वाला टुकड़ा हो गया और ये नीचे वाला टुकड़ा हो गया। फिर अपन बात करते हैं वृत्तखंड की, यानी छोटे टुकड़ों की, छोटे टुकड़ों की। तो मान लीजिए इस वृत्त के अंदर एक ये जीवा है, तो ये जीवा, इसको अलग, और इस बड़े वाले टुकड़े को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और इस छोटे वाले टुकड़े को लघु वृत्तखंड कहेंगे, क्योंकि वृत्त है वो दो भागों में बंट चुका है, जबकि जीवा है वो वृत्त को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, जो अर्धवृत्त की अर्धवृत्त हो जाती है, दोनों आधे आधे वृत्त हो जाती है। जबकि ये जो जीवा है ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के रूप में हो जाता है। तो देखो केंद्र तो इनका यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके छोटे वाला लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो इस प्रकार से अपन दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में भी समझ चुके हैं कि ये जो हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड यानी बड़ा वृत्त होगा या बड़ा भाग होगा वृत्त का, और ये है वो लघु वृत्तखंड यानी छोटा भाग होगा वृत्त का। ये दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड की श्रेणी में आते हैं। अब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के बारे में अपन ने पहले ही समझ लिया होगा कि जो आधा वृत्त होगा वो अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे एक वृत्त को दो भागों में बांटती है, ये आपको अर्धवृत्त बता देता हूँ। देखो ये आपका अर्धवृत्त है, इसको अर्धवृत्त कहते हैं, आधा वृत्त है, ठीक है। अब इनको पूरा बना देंगे इस तरह से, तो ये पूरा वृत्त आपका बन जाएगा, ये पूरा वृत्त है, ठीक है। और ये आपका अर्धवृत्त है,
यहाँ तक आप मानोगे तो ये आपका अर्धवृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया अर्धवृत्त। अब व्यास के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, तो मोटा मोटी बात मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो लगभग आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो एक बार फटाफट से इनको और शुरू से देख लेते हैं। आइए एक बार फिर से अपन इनको देख लेते हैं। देखो ये आपके वृत्त की आकृति है। नंबर एक जो चीज है वो वृत्त की आकृति है। वृत्त की आकृति कैसे बनती है इसकी परिभाषा देखो, ये दी हुई है किसी एक नियत बिंदु से, यानी ये एक नियत बिंदु हो गया, इससे यहाँ तक की जो दूरी है उससे लेकर के बाहर चारों ओर जो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो पथ निर्मित होता है या रास्ता निर्मित होता है, उस रास्ते से बाद में क्या बन जाती है, आपकी परिधि बन जाती है और वो परिधि आपके वृत्त का निर्माण कर देती है। फिर बात आती है कि ये जो रास्ता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है परिधि। और इस रास्ते से लेकर मतलब इस रास्ते से लेकर के और केंद्र तक की जो दूरी है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे त्रिज्या, जिसको आर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जो इस आर को डबल कर देंगे यानी त्रिज्या को आगे तक बढ़ा देंगे, यानी दोनों वृत्त के जो दोनों वृत्त की जो ये है ना आपकी परिधि, उस परिधि के दोनों सिरों से या दोनों बिंदुओं से जो बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की बीचों बीच की जो दूरी होती है, यानी पूरा इसको दो भागों में बांटने वाली जो दूरी होती है इसको बोलते हैं व्यास, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इससे अन्य जो भाग होते हैं इसको दो भागों में या जितने भी भागों में बांटने वाली जो आकृति होती है, जैसे ये होती है तो ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसके बाद में जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं जीवाएं। ये अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है आपके इसे वृत्त के अंदर, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वृत्त में अनगिनत जीवाएं तो खींची जा सकती है, लेकिन केंद्र से दूर जितनी जीवाएं होगी उतनी ही छोटी होगी और केंद्र से नजदीक जितनी जीवाएं होगी उतनी ही बड़ी होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब यही समझ लेते हैं, ये जीवा होगी, ये परिधि हो गई, ये व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गई और ये इसका केंद्र हो गया। और अब इसके बाद में यहाँ से इसके ऊपर के जो हिस्से को यहाँ तक समझे तो ये अर्धवृत्त हो गया। इनके दो भाग हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दो भाग हो गए। और अब अगर बात करें अपन वृत्तखंड की, वृत्तखंड मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, मान लो ये नहीं है तो ये दो टुकड़े हो गए इसके, एक ये वाला और एक ये संपूर्ण भाग पीछे बचा हुआ है। तो एक तो ये लघु वृत्तखंड हो गया और एक ये नीचे वाला दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये दो वृत्तखंड हो जाएंगे यानी दो भाग हो जाएंगे इसके, जिसको इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं, यानी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, यानी दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड जिसको बोलते हैं। अब त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का मतलब त्रिज्या के दो टुकड़े हैं, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। त्रिज्या खंड है, इसके दो टुकड़े हैं, जैसे दो त्रिज्याएं हैं जो केंद्र से होकर केंद्र से निकलती हैं। त्रिज्या देखो, ये केंद्र है आपका, एक त्रिज्या यहाँ निकलती है और दूसरी त्रिज्या यहाँ निकलती है। तो ये आपके दो त्रिज्या खंड है, एक यहाँ इस बिंदु पर आती है, दूसरी इस बिंदु पर आती है। तो ये तो आपका त्रिज्या खंड हो गया। और ये जो भाग है इस भाग को बोलते हैं चाप। इस भाग को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इस भाग को चाप बोलते हैं, ठीक है। और अब इससे आपके ये त्रिज्या खंड हो जाएगा, यानी एक त्रिज्याओं का एक टुकड़ा हो गया, एक भाग हो गया। अब ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का अलग एक अपना क्षेत्र हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। यानी इसके अंदर ये एक त्रिभुज की आकृति निर्मित होगी, इसलिए इसका नाम त्रिज्या खंड है। तो आज बस इतना ही, लगभग आपके सारी चीज समझ में आ गई होगी। सामान्य जानकारियों से संबंधित मैंने ये चीज आपको जो बताई है, ज्योमेट्री से संबंधित ये जो चीज जो आपको बताई है वृत्त के बारे में। और वैसे तो वृत्त बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, ये जो चैप्टर है बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसको चाहे जितना लंबा कर सकते हैं अपन। और इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। अभी तो ये ट्रेलर है, शुरुआत है। शुरुआत में मैंने सामान्य जानकारियां जो हर बच्चे को नहीं होती, हर बच्चे को इस जानकारियों के अभाव में सवाल है वो गलत करने पड़ते हैं, गलत हो जाते हैं, वो सामान्य जानकारियां जो 0 लेवल से शुरू होती है, वो सामान्य जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है।
और आगे अपन इस वृत्त के बारे में और विस्तार से जानेंगे, इसके सवाल कैसे निकलते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और अन्य जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और अन्य इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो जानकारियां सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आप हमारी वीडियो को देखें, इसको समझें और मेन चीज़ें जो हमने बताई हैं इसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको अंत तक देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करेंगे और दूसरे बच्चों को शेयर भी करेंगे ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और हमारी इस जो वृत्त की जो डेफिनेशन है इसके बारे में और बच्चे भी परिचित हो सकें, ऐसी हमारी सोच है। तब तक के लिए धन्यवाद।